Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd July 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about institution of Dalai Lama to continue. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. तो कल के ही न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने दलाई लामा एज एन इंस्टीट्यूशन के बारे में डिटेल में सब कुछ देखा था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दलाई लामा जी ने, जो मौजूदा दलाई लामा है 14th दलाई लामा, इन्होंने 2011 में ही कहा था कि जब वो 90 साल के हो जाएंगे उस वक्त वो फैसला करेंगे कि जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का ये कंटिन्यू होगा या नहीं। और ये फैसला वो बाकी जो तिब्बत के लोग हैं, स्पेशली द हाई प्रीस्ट यानी कि हायर लामास, उनसे कंसल्ट करके करेंगे। और अभी उनके 90 साल पूरे होंगे जीवन के ऑन 6 जुलाई। उससे 4 दिन पहले ही कल दलाई लामा जी ने अनाउंस कर दिया कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ दलाई लामा विल कंटिन्यू। मतलब उनके बाद 15th दलाई लामा, 16th दलाई लामा वो भी आएंगे। लेकिन दलाई लामा का जो चुनाव होगा वो चुनाव किया जाएगा बाय ग्यादेन फोदरांग ट्रस्ट। It will be the sole authority for recognizing next Dalai Lama, future reincarnation of Dalai Lama. No one else, ऐसा कहा उन्होंने साफ साफ, will have authority to interfere in this matter. तो इनडायरेक्टली वो रेफर कर रहे थे चाइना को, क्योंकि चाइना बार बार स्टेटमेंट दे रहा है कि जो अगले दलाई लामा होंगे वो चाइना की सरकार के मंजूरी से ही होने चाहिए। अब यहाँ पे साफ साफ दलाई लामा जी ने कहा है कि नो वन विल हैव एनी अथॉरिटी इन दिस पर्टिकुलर मैटर। सो चाइना को एक तरीके से रिबट कर दिया है उन्होंने। और अब ये जो तिब्बत कार्ड है ये और ज़्यादा प्रोएक्टिवली प्ले करेगा अमेरिका। कल हमने इसके बारे में चर्चा की। तो डिटेल डिस्कशन तो हम लोग कल ही कर चुके थे, तो आज बस ये फैक्चुअल चीज़ें हमने देख ली। एक बात और आपको जाननी चाहिए कि दलाई लामा जी ने मार्च महीने में इसी साल एक बुक भी लिखी थी, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। उस बुक में भी उन्होंने कहा था कि द सक्सेसर ऑफ दलाई लामा विल बी बॉर्न आउटसाइड चाइना। चाइना का, यानी कि इनडायरेक्टली उनका कहना था कि चाइना का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा इन अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट दलाई लामा। बॉर्न आउटसाइड ऑफ चाइना का मतलब इनडायरेक्टली वो रेफर कर रहे हैं कि तिब्बत इज नॉट पार्ट ऑफ चाइना। आपसे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये बुक वॉइस फॉर द वॉइसलेस किसने लिखी है। अगर इस ट्रस्ट की बात की जाए, ग्यादेन फोदरांग ट्रस्ट, जिसको बोला गया है कि सोल अथॉरिटी रहेगा जिसका फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट दलाई लामा, तो ये ट्रस्ट भारत के धर्मशाला में रजिस्टर्ड है सिंस 2011। और यहाँ पे मेनली जो तिब्बत से आए हुए लोग थे वो इसके मेंबर हैं। कुछ इंडियन वज्रयान बुद्धिज्म के लोग भी इस ट्रस्ट के मेंबर हैं। दलाई लामा हिमसेल्फ हेड्स द ट्रस्ट। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स एंड लेबर कोड्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझते हैं कि क्या अंतर या सिमिलैरिटी होता है बिटवीन गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। देखिए, गिग वर्कर्स एक ब्रॉडर टर्म है। हर एक वो वर्कर जिसका कोई एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है विद हिज और हर एम्प्लॉयर, कोई एक वेल डिफाइंड रोल नहीं है, प्लस सैलरी भी वेल डिफाइंड नहीं है, वो फ्लक्चुएट भी करते रहेगी रेम्यूनरेशन। तो इस तरह के तमाम वर्कर्स को कहा जाता है गिग वर्कर्स। दे आर जनरली शॉर्ट टर्म टास्क बेस्ड वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर में किसी प्लम्बर को बुलाते हैं तो उसको कहा जाएगा गिग वर्कर। वो आएगा, आप उसको काम बताएंगे, वो काम करेगा, फिर उसके हिसाब से फिर आप उसके साथ नेगोशिएट करेंगे कि कितने पैसे हुए। तो वो एग्जाम्पल हुआ गिग वर्कर का। अब गिग वर्कर में ही एक पर्टिकुलर टाइप के वर्कर्स हैं जिनको कहा जाता है प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो आप कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर अ सबसेट ऑफ गिग वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स वो हैं जो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐप की मदद से काम ढूंढते हैं और काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्विगी या जोमेटो के डिलीवरी एजेंट, ओला उबर के ड्राइवर्स, ये सब कहे जाएंगे प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर ए टाइप ऑफ गिग वर्कर्स।
वी कैन ऑल्सो से कि ऑल द प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर गिग वर्कर्स बट नॉट ऑल गिग वर्कर्स आर प्लेटफॉर्म वर्कर्स। अब भारत के अंदर गिग इकोनॉमी काफी फास्ट पेस से ग्रो कर रही है। कई सारे लोग जो हैं वो गिग इकोनॉमी में इंगेज हो रहे हैं। नीति आयोग ने साल 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया था जिसके हिसाब से बाय 2029 या 30 गिग वर्क फोर्स विल रीच अप टू 23.5 मिलियन। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि मेंस में जो आपके आंसर्स होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल तभी लगते हैं जब आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटेंशिएट करें विद एन एप्रोप्रिएट डेटा, स्पेशली इफ द डेटा इज कमिंग फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो अगर कभी गिग इकोनॉमी पे प्रश्न आ जाए तो आपको ये डेटा कोट करना चाहिए कि नीति आयोग के हिसाब से गिग वर्कर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है एंड बाय 2029-30 द नंबर ऑफ गिग वर्कफोर्स विल बी 23.5 मिलियन। बट प्रॉब्लम क्या है, इस आर्टिकल में बताया गया है, इस द हिंदू के आर्टिकल में, कि गिग वर्कफोर्स लगातार ग्रो करता जा रहा है, येट गिग वर्कफोर्स को अलग से प्रॉपरली अकाउंट नहीं किया जा रहा, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट नहीं किया जा रहा कि कितने लोग गिग वर्कफोर्स में हैं, उनकी इनकम का क्या ट्रेंड है, ये सब डेटा नहीं कलेक्ट किया जा रहा। भारत में एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा कलेक्ट कराया जाता है अंडर सर्वे जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये कराती है एनएसओ। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में गिग वर्कर्स के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। दे आर काउंटेड अंडर सेल्फ एम्प्लॉयड या कैजुअल वर्कफोर्स। गिग वर्कर्स जो कि एक स्पेशल सेगमेंट इमर्ज होता जा रहा है, बहुत सारे वर्कर्स इसमें इंगेज हो रहे हैं, येट देयर इज नॉट अ सेपरेट कैटेगरी अंडर पीएलएफएस फॉर गिग वर्कर्स, ऐसा आर्गुमेंट दिया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। गिग वर्कर्स को अलग से अकाउंट करने की जरूरत है कंसीडरिंग देयर सिग्निफिकेंस एंड ग्रोइंग नंबर। कुछ अटेम्प्ट्स लिए गए हैं इन द पास्ट टू हैव सेपरेट रिकॉग्निशन फॉर द गिग वर्कर्स, लेकिन पीएलएफएस में जो एक इम्पॉर्टेंट सर्वे है विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, वहां पे गिग वर्कर्स के लिए कोई अलग से कैटेगरी नहीं है। पास्ट में क्या अटेम्प्ट्स लिए गए हैं फॉर रिकॉग्निशन ऑफ गिग वर्कर्स वो जरा देखते हैं। तो एक कोड है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इस कोड के बारे में मैं आगे आपको अगले पेज पे फिर से और डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली अभी थोड़ा सा समझिए कि भारत में लेबर से रिलेटेड कई सारे कानून थे, उस कारण से अननेसेसरी कंफ्यूजन होता था वर्कर्स को भी और एम्प्लॉयर्स को भी, जो नौकरी देने वाली कंपनियां हैं। तो उन सारे कानून को सब्ज्यूम करके चार मोटे मोटे कानून बनाए गए, 4 लेबर कोड्स बनाए गए। उसमें से एक लेबर कोड है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में बेसिकली वो तमाम नियम कानून एक साथ लाए गए हैं विच इंश्योर्स सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड की बातें करता है फॉर द वर्कर क्लास। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जब बनाया गया 2020 में, तो उसमें गिग वर्कर्स को अलग से रिकॉग्निशन दिया गया। सेक्शन 114 ऑफ कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी अलग से गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के बारे में जिक्र करता है और कहता है कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट विल टाइम टू टाइम फ्रेम वेलफेयर स्कीम्स फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, जैसे कि वेलफेयर स्कीम्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, ओल्ड एज प्रोटेक्शन स्कीम, जैसे कि पेंशन एंड ऑल। तो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में बात की गई है गिग वर्कर्स की अलग से। वहां पे एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप कह सकते हैं जहां पे अलग से गिग वर्कर्स का जिक्र किया गया है। अदरवाइज तो उनके लिए पीएलएफएस में भी आज भी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी ही इस्तेमाल किया जाता है या कैजुअल वर्कर ही एम्प्लॉय किया जाता है। ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का सेक्शन 114 है जो कहता है कि भारत सरकार टाइम टू टाइम गिग वर्कर्स के लिए अलग अलग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम लाएगी। उसी डायरेक्शन में अब 5 साल बाद यूनियन बजट जो इस साल का प्रेजेंट किया गया 2025-26 का बाय फाइनेंस मिनिस्टर जी, वहां पे बात की गई कि गिग वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए उनका आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा सारे गिग वर्कर्स का। साथ ही साथ गिग वर्कर्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो ई श्रम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करें और गिग वर्कर्स को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का पर ईयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो
कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 के कमिटमेंट को पूरा करते हुए इस साल यूनियन बजट में गिग वर्कर्स के लिए तमाम इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ई श्रम पोर्टल पे उनको रजिस्टर करना। ई श्रम पोर्टल साल 2021 में लेकर के आई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंतर्गत जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे वर्कर्स हैं उनका एंट्री करवाया जाता है ई श्रम पोर्टल पे, ताकि भारत सरकार के पास एक डेटाबेस रहे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने वर्कफोर्स हैं, और उसके बाद उन वर्कफोर्स के लिए अलग अलग सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जैसे कि इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम लेकर के आ सके। जैसे अटल पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना इज फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स मेनली। तो उसके लिए सरकार के पास डाटा तो होना चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेगमेंट में कितने वर्कर्स हैं, तो उसके लिए ही बनाया गया है ई श्रम पोर्टल। नाउ गिग इकोनॉमी में काम कर रहे वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर कराया जाएगा ताकि उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स अवेलेबल कराए जा सकें। अब जैसा कि मैंने पिछले पेज पे ही बात की लेबर कोड्स की, तो थोड़ा इसी डिस्कशन को आगे लेकर के चलते हैं। देखिए, इकोनॉमी में अगर कभी कोई प्रश्न आए तो आप इस तरीके का ओपनिंग भी कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं कि हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन जी ने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी मेनली फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ 3 L। फर्स्ट एल इज विथ रिस्पेक्ट टू लैंड। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लाना है, जैसे इंडस्ट्री डेवलप करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उसके लिए लैंड चाहिए होता है, और लैंड एक्विजिशन बड़ा प्रॉब्लमेटिक है भारत के अंदर। लोग अपनी ज़मीनें जल्दी देना नहीं चाहते सरकार को। अब रोड बनाना है, लोग ज़मीनें नहीं देते, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम, इस कारण से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो सफ़र करता है। दूसरा है लॉजिस्टिक्स। हमारे देश के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी कॉस्टली है और डिले भी होता है, चाहे रोड ट्रांसपोर्टेशन हो चाहे रेलवे ट्रांसपोर्टेशन हो। लॉजिस्टिक्स इज वीक इन आवर कंट्री। यही कारण है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को सफ़र करना पड़ता है। मान लीजिए कि देश के किसी हिस्से में फूड की स्कार्सिटी हो जाती है, अगर लॉजिस्टिक्स काफ़ी स्मूथ हो तो फिर बाकी किसी हिस्से में जहाँ सरप्लस है वहाँ से चीज़ों को सप्लाई किया जा सकता है। बट लॉजिस्टिक्स वीक होने के कारण और कॉस्टली होने के कारण किसी एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज। फॉर एग्जांपल, आप अभी भी देख लीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हमारे असम के अंदर भी फल सब्जियों के दाम जनरली ज़्यादा रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। खासकर वो फल सब्जियां जो असम में ज़्यादा नहीं ग्रो की जाती, एंड दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ पुअर लॉजिस्टिक्स। तो लॉजिस्टिक्स इज ए प्रॉब्लम। रेलवे एंड रोडवेज को और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करना होगा। लेबर, तीसरा मेन प्रॉब्लम उन्होंने बताया 3L से, प्रॉब्लम ऑफ लेबर। देखिए, लेबर रिलेटेड, लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे कानून बना दिए गए थे कि अब वो अननेसेसरी कंफ्यूजन कर रहा था। लेबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में भारत सरकार ने कानून बनाए अलग, स्टेट गवर्नमेंट्स ने कानून बनाए अलग। अब उस कारण से अननेसेसरी कंफ्यूजन हो रहा था। लेबर्स को भी, उनको भी नहीं समझ में आता था कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। इंडस्ट्रीज को भी अननेसेसरी कंफ्यूजन होता था कि उनको क्या क्या नियम मानने हैं लेबर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। तो दैट वाज क्रिएटिंग सो मेनी कंफ्यूजन कि फिर भारत सरकार ने 2019-20 में फैसला किया कि जितने भी मेजर लेबर लॉज हैं, 29 तरीके के सेंट्रल लेबर लॉज, उन सबको सब्ज्यूम करके 4 मोटी मोटी कैटेगरीज में रखा जाएगा। द कोड ऑन वेजेस, दैट विल बी द फर्स्ट लॉ। तो अलग अलग कैटेगरी के लेबर के लिए मिनिमम वेजेस क्या होगी वो सब इसमें तय की जाएगी कोड ऑन वेजेस में। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस की लेबर क्लास का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा, क्या रिलेशन होगा उनका विद द मैनेजमेंट, किस किस पॉइंट पे वो नेगोशिएट कर सकते हैं, कैसे कैसे वो अपनी सैलरी हाइक डिमांड कर सकते हैं, वो सारे नियम डाल दिए गए अंदर दिस कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी कि लेबर क्लास के लिए क्या क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, मैटरनिटी बेनिफिट, ये सब कैसे होंगे। ये सारे नियम, पहले अलग अलग कानून थे, सबको ला करके एक जगह डाल दिया गया अंडर कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी। एंड देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो किसी भी साइट पे लेबर फोर्स के लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं ताकि उनकी हेल्थ डैमेज ना हो। जैसे एस्बेस्टस इंडस्ट्री में जब वर्कर काम कर रहे हैं तो उनको मास्क देना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल करके आते हैं वो उनके लंग्स को डैमेज कर सकता है। तो इस तरह के कई सारे इंडस्ट्रीज हैं जिसमें अलग अलग तरीके के हेल्थ हजार्ड्स होते हैं। सबके लिए नियम
ताकि वर्कर्स की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो सब कुछ डाले गए अंडर दिस फोर्थ कोड। तो इस तरीके से जो लेबर रिलेटेड लॉज थे उनको सिंप्लीफाई किया गया विथ हेल्प ऑफ दिस फोर लेबर कोड्स, सो दैट द एम्प्लॉयर्स एज वेल एज द लेबर्स should not get unnecessarily confused and the rights of the labor should be easily availed। तो उसी में ये जो तीसरा कोड आप देख रहे हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, उसी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में हर तरह के लेबर फोर्स की बात हुई है, फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड ऑल। वहीं पे गिग वर्कर्स की भी बात हुई है कि गिग वर्कर्स के लिए भी सोशल सिक्योरिटी नॉर्म्स अवेलेबल कराएगी सरकार। और फिर उसी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के सेक्शन 114 को फर्दर इंप्लीमेंट करने के लिए यूनियन बजट में कहा गया है कि ये सब चीजें की जाएंगी फॉर गिग वर्कर्स। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है कि गिग इकोनॉमी इज हेल्पिंग इन फिलिंग एम्प्लॉयमेंट डिमांड एंड सप्लाई गैप। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को काफी हद तक गिग इकोनॉमी रिजॉल्व करने में मदद कर रहा है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, बट इट ऑल्सो कॉम्प्रोमाइजेज विद सम इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। लेकिन वर्कर से कुछ इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, डिस्कस। तो बेसिकली आपको गिग इकोनॉमी की समस्या बतानी है। गिग इकोनॉमी की समस्या बताने से पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है, गिग इकोनॉमी को डिफाइन करना है, नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से डेटा बताना है कि 2029 तक 23.5 मिलियन लोग गिग इकोनॉमी में होंगे। गिग इकोनॉमी का कुछ एग्जांपल दे देना है, फिर प्रॉब्लम बताना है कि लैक ऑफ रिकॉग्निशन, आज भी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में डालता है। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अभी भी ठीक से उनके लिए है नहीं। बजट 2025 में भी जो अनाउंसमेंट्स हैं दे आर नॉट एडिक्वेट। जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इनकंसिस्टेंट इनकम है, जब डिमांड ज़्यादा रहता है तो इनकम ज़्यादा होता है, नहीं तो नहीं रहता है। और जो उनका प्लेटफॉर्म पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कट लेता है, डिलीवरी पार्टनर्स को बहुत कम, सर्विस प्रोवाइडर गिग वर्कर्स को बहुत कम कट मिलता है, दैट इज ऑल्सो ए प्रॉब्लम। लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ये सारी समस्याएं हैं। यूपीएससी ने पिछले साल जो मेंस कंडक्ट कराया था उसमें जीएस पेपर 3 में लेबर कोड्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा था। डिस्कस द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ 4 लेबर कोड्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेबर मार्केट इन इंडिया। तो आपको बेसिकली बताना था कि 29 जो सेंट्रल लेबर लॉज थे उनको कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स लाए गए हैं, इनके फायदे बताने थे, नुकसान बताने थे। थोड़ा खुद से सोच करके बनाइए, अदरवाइज हिंट्स तो देख ही सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, RDI स्कीम, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज ये है कि भारत सरकार ने RDI स्कीम को अप्रूव कर दिया है। इसमें टोटल 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका मेन मकसद होगा प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करना ताकि वो R&D अपने अपने एरियाज में प्रमोट करें। अलग अलग प्राइवेट कंपनियां अपने अपने एरियाज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करें। इसमें मेनली फोकस रहेगा टू डेवलप टेक्नोलॉजी इन द एरियाज विच आर ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जो लॉन्ग टर्म भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। इसे क्रिटिकल मिनरल्स में या डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में मेनली फोकस किया जाएगा। एक अलग से फंड बनाया जाएगा जो डीप टेक प्रमोट करने में हेल्प करेगा। इसी को कहा गया डीप टेक फंड ऑफ फंड। तो डीप टेक्नोलॉजी मतलब AI वगैरह, इन सब में काम करने के लिए एक अलग से फंड बनाया जाएगा अंडर RDI स्कीम। RDI स्कीम को ओवरऑल सुपरवाइज करने का काम रहेगा गवर्निंग बोर्ड ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। इनका काम रहेगा RDI स्कीम का ओवरऑल सुपरविजन करने का। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, बट उसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है जिसका काम रहेगा RDI स्कीम को इंप्लीमेंट करे। अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन साल 2023 में पार्लियामेंट के कानून की मदद से बनाया गया था। तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी जिसका काम है भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इकोसिस्टम को सपोर्ट करना। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है कि भारत के यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करे ताकि भारत में R&D का कल्चर जो है वो स्ट्रेंथन हो। अब थोड़े से डेटा, जैसे कि मैंने पिछले डिस्कशन में भी कहा कि डेटा आपके आंसर को बेहतर बनाता है। तो भारत के अंदर अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर कोई प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ बेसिक डेटा याद रहने चाहिए। भारत के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड समस्याएं क्या हैं कि वी हैव लो ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जितनी भी हमारी GDP है उसका सिर्फ 0.64% ही हम लोग खर्च करते हैं R&D के ऊपर, विच इज लो एज कंपेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्री। जैसे कि
जर्मनी, जापान जैसे देशों में, एक तो उनका जीडीपी ज़्यादा है, चाइना का भी जीडीपी ज़्यादा है, प्लस वो अपने जीडीपी का लगभग 2% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं, और भारत ओनली 0.64%। और एक और कंसर्निंग बात है कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग ऑल्सो। एब्सोल्यूट अमाउंट में बात की जाए तो अमाउंट बढ़ रहा है, लेकिन परसेंटेज ऑफ द जीडीपी इज डिक्लाइनिंग। एक वक्त हम लोग लगभग 0.84% ऑफ द जीडीपी खर्च करते थे आर एंड डी पे। नाउ दैट परसेंटेज जीडीपी स्पेंट ऑन आर एंड डी इज फर्दर डिक्लाइनिंग एंड हैज कम डाउन टू 0.64%, क्योंकि जिस हिसाब से जीडीपी बढ़ रही है हमारी, उस हिसाब से हम आर एंड डी में अपना एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा रहे हैं। दूसरा जो कंसर्न वाला मामला है वो है लो प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन। जितना भी आर एंड डी फील्ड में खर्च होता है, लगभग उसका 64% गवर्नमेंट सेक्टर से कंट्रीब्यूशन आता है, ओनली 36% ही प्राइवेट सेक्टर से आता है। अब देखिए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर आर एंड डी में मेनली कैसे होता है? जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो पीएचडी कर रहे होते हैं, वही आर एंड डी कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर मेनली भारत सरकार का खर्च होता है। मेनली कंसर्न क्या है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, आर एंड डी कर रहे हैं, दे आर एमिंग, मोस्ट ऑफ देम, मैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, बट समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ देम आर एमिंग टू कंप्लीट देयर पीएचडी सम रिसर्च पेपर, ताकि वो गवर्नमेंट कॉलेज में ही प्रोफेसर लग जाए। ये लक्ष्य होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट जितना भी खर्च कर रही है आर एंड डी के ऊपर, लगभग 64%, जितना भी अमाउंट खर्च हो रहा है उसका 64% गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। वो मेनली खर्च हो रहा है पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स के ऊपर, और उनका तो लक्ष्य है कि वो प्रोफेसर बन जाए। तो इस कारण से जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई टेक्नोलॉजी जो एआई के फील्ड में भारत को आगे ले जा सके, जैसे डीप सीक का जवाब भारत से आए, मतलब चाइना में डीप सीक, तो भारत में भी ऐसा कुछ है। ऐसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज तभी आगे आएंगी जब प्राइवेट सेक्टर ज्यादा आर एंड डी पे खर्च करे, जो भारत में कम हो रहा है। अगर दूसरे देशों में बात की जाए, डेवलप्ड या इमर्जिंग इकोनॉमीज में, तो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आर एंड डी पे 50% से ज्यादा होता है। तो ये सब कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न है, बट कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं इंडिया के आर एंड डी सेक्टर की। विमेन पार्टिसिपेशन इज इंक्रीजिंग। जैसे ओवरऑल आर एंड डी सेक्टर में जो ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयड है, उसमें से 25% आर नाउ विमेन, विच वॉज ओनली 13% अबाउट 20 years अगो। इसके अलावा भारत का रैंकिंग इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। भारत का रैंक 2015 में था 81, वो 2024 में बढ़कर के हो गया 39। तो इट इज ऑल्सो एन अचीवमेंट। लगातार हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंकिंग इंप्रूव हो रहा है। On the basis of discussion of this particular topic, ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि आरडीआई स्कीम के बारे में बताइए, ये क्या है और भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम में कैसे मदद करेगा। आप इसमें थोड़ा उल्टा भी कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद द चैलेंजेस ऑफ इंडियाज आर&डी सेगमेंट। पहले चैलेंजेस थोड़ी सी बता दी और फिर बताए कि इन चैलेंजेस को डील करने के लिए आरडीआई स्कीम लाई है भारत सरकार। आरडीआई स्कीम के अंतर्गत ये टारगेट्स हैं। इस तरीके से आप आंसर को फ्रेम कर सकते हो। तो कभी कभार अपने आंसर को ज़्यादा ऑर्गेनिक बनाने के लिए, उसमें लॉजिकल फ्लो लाने के लिए, जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है उसको पहले भी अटेम्प्ट किया जा सकता है और जो फर्स्ट पार्ट है उसको बाद में किया जा सकता है। इससे आपका आंसर में एक लॉजिकल फ्लो बनता है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रेल वन ऐप। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। यूनियन रेलवे मिनिस्टर लेकर के आए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं रेलवे मिनिस्ट्री लेकर के आई है एक नया ऐप जिसका नाम है रेल वन। ये एक सुपर ऐप है। सुपर ऐप मतलब इसमें कई सारे रेलवे संबंधित सर्विसेज एक जगह अवेलेबल होंगे। इस तरह के ऐप को कहा जाता है सुपर ऐप। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल रेलवे रिलेटेड क्वेरी, जैसे कि टिकट बुकिंग करना है, रियल टाइम ट्रैकिंग करना है आपको ट्रेन का, कोच पोजीशन फाइंडर, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आपका कोच किस जगह पे एग्जैक्टली आ रहा है, फूड ऑर्डरिंग, पीएनआर स्टेटस, रिफंड, पोर्टर बुकिंग, इवन इस ऐप की मदद से स्टेशन से टैक्सी भी बुक की जा सकती है। तो ये तमाम तरीके के सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड दस इट एलिमिनेट्स द नीड ऑफ मल्टीपल एप्स। इसीलिए इसको कहा गया सुपर ऐप। रेल वन सुपर ऐप लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। इसको डेवलप किया है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, जो कि रेलवे का पीएसयू है। इस टॉपिक डिस्कसिंग बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन था,
यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हैं सीधे सीधे। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, बोधिसत्वास आर नॉट एसोसिएटेड विथ हीनयान, दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विथ महायान या वज्रयान। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही थे इसको सवाल में। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में पूछा गया कि इसमें से कौन इनकरेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अकेला नहीं था एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा फोकस है। इट इज नॉट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। प्लस 15,000 रुपए पर मंथ तक वाला लिमिट नहीं है, 1 लाख रुपए तक का लिमिट है। मिलेगा इंसेंटिव एम्प्लॉयज को 15,000 तक का, बट एम्प्लॉयज की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए तक हो सकती थी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।